गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चूँकि हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो ऊष्मागतिकी स्थायित्व है वो किस प्रकार प्रभावित होता है धातु धनायन के संदर्भ में और लिगेंड के संदर्भ में। इसके बाद हम एक नए बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और बिंदु हमारा सहजीवन। सहजीवन इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। अब देखो, सिम्बायोसिस की बात हम ना करते हैं, बात करते हैं सहजीवन। सहजीवन का मतलब क्या होता है? ऐसा जीवन जो दोनों मतलब जो भी कोरिलेट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और देखो, केमिस्ट्री में तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, चाहे वो विलीनों के संदर्भ में बात करें चाहे संकुलों के संदर्भ में बात करें। विलीनों के संदर्भ में हम बात करते हैं कि समान समान को बोलता है कि अगर विलय और विलायक समान है तो वो स्थायी विलयन का निर्माण करता है, वरना वो विलयन थोड़ी देर में क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। विलय अलग और विलायक अलग, मतलब स्टेबलाइज नहीं हो रहा। अगर उनकी प्रकृति समान नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनता। सेम कंडीशन संकुलों के लिए भी अप्लाई अपन कर सकते हैं। संकुलों के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो संकुलों के लिए हम ये कहते हैं कि पियर्सन थ्योरी के आधार पर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पे धातु आयन और लिगेंड क्या है, अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, तो हम इनकी प्रकृति मृदु और कठोर मान सकते हैं और होते हैं ये। हालांकि पियर्सन ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था, वो ग्रुप क्लास ए क्लास बी धातुओं के लिए और क्लास ए क्लास बी लिगेंडों के संदर्भ में। क्लास ए के धातु आयन और क्लास ए के लिगेंड कठोर प्रकृति के होते हैं और क्लास बी के धातु आयन और क्लास बी के लिगेंड मृदु प्रकृति के होते हैं। मतलब यह है कि अगर लिगेंड मृदु है तो वह मृदु धातु आयन के साथ ही स्थायी संकुल का निर्माण कर पाता है, और अगर लिगेंड कठोर है, प्रबल है, कठोर का मतलब प्रबल है, तो वह कठोर धातु के साथ आसानी से स्थायी संकुलों को निर्माण करता है। तो मृदु मृदु का कॉम्बिनेशन स्थायी होता है और कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन भी स्थायी होता है। लेकिन इसके उल्टा कर दिया जाए कि मान लो लिगेंड कठोर हो और धातु आयन कैसा हो, मृदु हो, तो इनसे जो संकुल बनेगा वो स्थायी नहीं होता। इसी प्रकार अगर लिगेंड दुर्बल हो और धातु आयन कैसा हो, प्रबल हो, तो भी स्थायी संकुलों का निर्माण नहीं होता। मतलब यह है कि अगर अपन हार्ड की बात करें, कठोर धातु प्लस कठोर लिगेंड, यहाँ पे मेटल और ये लिगेंड, ठीक है, कठोर मेटल कठोर लिगेंड, संकुल बनेगा यहाँ से, और यह संकुल कैसा होता है, स्थायी होता है, कठोर। या फिर अपन कहें कि अगर मृदु मृदु का कॉम्बिनेशन हो तो भी ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। लेकिन उल्टा चले, मृदु प्लस कठोर तो अस्थायी, या फिर कठोर मृदु तो भी अस्थायी होते हैं। मतलब ये दो कॉम्बिनेशन है, मृदु कठोर या कठोर मृदु अस्थायी, जबकि कठोर कठोर या मृदु मृदु स्थायी होते हैं। सिम्बायोसिस यही बात करता है, सहजीवन यही बताता है कि हम किसी लिगेंड के साथ धातु आयन का उपसंयोजन करवाते हैं तो हम लिगेंड का एनवायरनमेंट भी चेक करते हैं कि लिगेंड कैसा है, और जैसा लिगेंड होता है धातु आयन उसी के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करती है। धातु आयन लिगेंड के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करती है और यौगिकों का निर्माण करती है। अब अगर उस प्रोसेस में उनकी प्रकृति इस तरह से प्रोसीड हो जाए, इस तरह से नजर आ जाए, इस तरह से प्रदर्शित हो जाए, तो वह संकुल क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सहजीवन क्या है, इस चीज को समझना है। सहजीवन क्या है? तो सहजीवन क्या है कि संकुल यौगिकों में धातु आयन की कठोर या मृदु प्रकृति उससे बंधित लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। धातु आयन की प्रकृति किस पर निर्भर कर रही है, लिगेंड्स पर, कि लिगेंड मृदु है या कठोर है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि यदि धातु आयन दुर्बल प्रकृति के लिगेंडों से बंधित होते हैं
यदि धातु आयन दुर्बल लिगेंडों से बंधित होते हैं तो वह दुर्बल प्रकृति का हो जाता है, और इसके विपरीत धातु आयन कठोर लिगेंडों से अगर बंधित होता है तो धातु आयन की प्रकृति भी कठोर हो जाती है। धातु आयन का यह गुण सिम्बायोसिस या सहजीवन कहलाता है। मतलब लिगेंड की प्रकृति के आधार पर अपनी प्रकृति को परिवर्तित करने का गुण धातु आयन का यह गुण सहजीवन कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं पूरा सेंटेंस। संकुल यौगिकों में धातु आयन की कठोर या मृदु प्रकृति उससे बंधित लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि धातु आयन से बंधित लिगेंड दुर्बल प्रकृति का है तो धातु भी दुर्बल प्रकृति की हो जाती है, और यदि धातु आयन से कोई कठोर लिगेंड बंधित है तो धातु आयन भी कठोर प्रकृति का बन जाता है। इस प्रकार धातु आयन का यह गुण सिम्बायोसिस या सहजीवन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हम ये पहचान सकते हैं कि वह बनेगा या नहीं, स्थायी होगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा कि COCN का होल 5I -3 है, और एक लेते अपन COCN का होल 5F -3। दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, संकुल आयन है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि COCN का होल 5I -3 संकुल बनता है, जबकि COCN का होल 5F- संकुल नहीं बन पाता। कारण दीजिए। तो कारण के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि जो यहाँ पे लिगेंड्स हैं, जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे ये कठोर और मृदु का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कौन सा? फ्लोरीन के साथ। इसलिए हम सामान्यतः इसको अस्थायी कह देते हैं। अस्थायी बनेगा, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, ये नहीं बन पाता। तो इसका आंसर क्या है वो सुनो कि COCN का होल 4I-3 में साइनाइड आयन मृदु क्षारीय प्रकृति के होने से जो CN लिगेंड है वो कैसा है? मृदु प्रकृति का है। तो क्षारीय साइनाइड आयन मृदु क्षारीय प्रकृति के होने के कारण धातु आयनों की प्रकृति भी मृदु हो जाती है। तो ध्यान रखना, CN कैसा है? मृदु। अब इमेज करो कि ये इसमें आयोडीन नहीं है और इसमें F नहीं है, तो हमने कहा कि CN किससे जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट से। इधर भी CN किससे जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट से। तो CN दुर्बल प्रकृति का होने के कारण कोबाल्ट को क्या बना देता है? दुर्बल बना देता है, दुर्बल बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि COCN का होल 5 ये पूरा दुर्बल हो गया, दुर्बल नहीं है, मृदु हो गया। यहाँ पे इसको अपन कह सकते हैं, और यहाँ पे अपन चार्ज की अगर वैल्यू की बात करें तो ये जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, ये कौन सा हो गया? मृदु। अब यहाँ पे हमने कहा कि भैया आयोडीन I- और F- के साथ में रिएक्ट करवाइए इसकी। तो हम कहते हैं कि जो आयोडीन वाला जो स्पेशली आयोडाइड आयन होता है वो मृदु होता है, जबकि F- कैसा होता है? कठोर। अब देखिए कि अगर ये स्पीशीज मृदु है तो बताओ इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट आसानी से करेगी? हमने कहा कि मृदु मृदु कॉम्बिनेशन स्टेबलाइज्ड होता है, स्थायी होता है, या कठोर कठोर का स्थायी होता है। यहाँ पे खुद क्या है? मृदु है, तो ये मृदु के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि COCN का होल 5I- कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कारण मृदु मृदु कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये इन दोनों की प्रकृति कैसी हो रही है? मृदु कठोर हो रही है। तो क्या बन तो जाएगा लेकिन अस्थायी हो जाएगा और तुरंत वापस विघटित हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि COCN का होल 5I- बनता है, जबकि COCN का होल 5F- नहीं बनता। क्यों? तो हम यही कह रहे हैं कि चूंकि इस लिगेंड में CN- साइनाइड आयन दुर्बल प्रकृति का होता है, जिससे जो धातु आयन है वो भी दुर्बल या मृदु प्रकृति का बन जाता है, जिससे यह मृदु आयोडाइड के साथ या मृदु I- के साथ
वरीयता से बंधित होकर स्थायी संकुल का निर्माण करता है, जबकि इसके विपरीत F माइनस के साथ ये आसानी से बंधित नहीं हो पाता। कारण है कठोर मृदु, बंधित नहीं हो पाता, फलस्वरूप CuCl का होल 5 F-3 नहीं बन पाता, जबकि CuCl का होल 5 I-3 बन जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब है सहजीवन क्या है, यह हम यूनिट फर्स्ट में वापस से पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में एक पूरा कंसेप्ट दे रखा है कि सहजीवन क्या है, किस प्रकार जो हार्ड या सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन वो किस तरह से स्थायी होता है, ये वहाँ पे पूरा कंप्लीट मेंशन कर रखा है। वहाँ पे इनकी जो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, वो भी मेंशन कर रखी है, तो पूरा जवाब वहाँ से मिलेगा। केवल अपन को ये समझना है कि साइनाइड आयन जो है जो मृदु है, इसकी वजह से जो धातु संकुल आयन है वो मृदु प्रकृति का हो जाता है इसके एनवायरनमेंट की वजह से। इसके बाद अगर इन दोनों में अगर रिएक्शन कराएं कठोर और मृदु में, तो ये मृदु के साथ आसानी से रिएक्शन दे जाता है। अब यही कहा जाता है, एक और जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से हमारे पास, क्वेश्चन को सुनना और समझना कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु कार्बोनिल आयोडाइड, धातु कार्बोनिल यौगिक है उसमें धातु कार्बोनिल आयोडाइड तो बन रहा है, लेकिन धातु कार्बोनिल फ्लोराइड नहीं बन पाता। कारण दीजिए। तो इसका भी कारण क्या होगा कि कार्बोनिल जो समूह है, धातु कार्बोनिल में जो कार्बोनिल समूह है वो मृदु प्रकृति का होता है, जिससे धातु कार्बोनिल जो समूह है, जो आयन है, संकुल है, वो मृदु प्रकृति का बन जाता है। फिर वही चीज है कि धातु कार्बोनिल की अभिक्रिया यदि I- और F- के साथ करवाएं तो I- क्या है, मृदु, तो मृदु और मृदु कॉम्बिनेशन स्टेबलाइज्ड, जबकि मृदु और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन अस्थायी। इसी वजह से कहा जाता है कि धातु कार्बोनिल यौगिक क्या करते हैं कि धातु कार्बोनिल आयोडाइड आसानी से बना लेते हैं, धातु कार्बोनिल फ्लोराइड आसानी से नहीं बना पाते हैं। ये इसका जवाब हो। तो समझ में आया कि सहजीवन क्या है। सहजीवन का मतलब होता है जहाँ जिस प्रकार के लिगेंड्स है उसके आधार पर उसकी प्रकृति का चेंज होना। जो हम वास्तव में अगर इसका पूरा कंसेप्ट है वो यूनिट फर्स्ट में है। तो सहजीवन क्या है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट फर्स्ट से इस प्रकार के। यहाँ से एक दो क्वेश्चन अपन लेके छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ कि वर्ग संतलीय संकुल यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब पहली चीज ये है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। वर्ग समतलीय संकुल, वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले संकुल धातु यौगिकों में, कि जिनमें धातु आयनों का विन्यास D8 है, वो वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। मतलब D8 विन्यास वाले संक्रमण धातु परमाणु या आयन वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे धातु आयन होते हैं या धातु परमाणु आयन होते हैं जो वर्ग समतलीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, Ni, पैलेडियम +2 है, प्लेटिनम +2 है, प्लेटिनम PD+2 है। या इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कोबाल्ट प्लस है, RH+ है, इरिडियम प्लस है, या फिर हम बात करें Au+3। ये जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः D8 कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं, और D8 कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनमें जो संरचना होती है इनकी संकुलों की, वो कौन सी होती है, वर्ग समतलीय संरचना ये प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं वो चेक कर लेते हैं। ये कंफर्म है कि इसमें जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वो कितने होंगे, 4।
धातु आयन के साथ 4 लिगेंड्स कनेक्टेड होंगे, प्रबल होंगे। किस प्रकार वो यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट्स सेकंड में कि वर्ग समतलीय संकुल किस प्रकार बनते हैं, ये वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे केवल डिस्कस करने वाले हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। वर्ग समतलीय संकुल कौन कौन सी है? तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग समतलीय संकुल यौगिक सामान्यतः 3 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एक नाभिक स्नेही की तरफ प्रदर्शित कर सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और जो तीसरी अभिक्रिया है वो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत योगात्मक या अपचयित विलोपन अभिक्रिया। दोनों तीनों चीज़ें चलती हैं उसमें, ऑक्सीकृत भी होता है, अपचयित भी होता है और उसमें विलोपन भी होता है। इस तरह की रिएक्शन से ये प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि किस प्रकार ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो वर्ग समतलीय संकुल यौगिक होते हैं जिसमें स्पेशली प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कोई क्लोराइड आयन होता है उसकी जगह एजाइड जो लिगेंड है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो हम अगर अब बात करते हैं कि प्लेटिनम के संकुलों में एजाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन एजाइड द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं PTNECl PNE का होल ट्वाइस PH3 का होल ट्वाइस। क्या दिया है अपन ने? PME2 PH लिख सकते हैं, नोट PPH3 PH का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है। देखो PH3 क्या होता है? फॉस्फीन होता है। इससे फॉस्फीन में हमने एक CH3 2 CH3 रखे तो फास्फोरस पर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक PH ग्रुप रख दिया। ये लिगेंड कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 लिगेंड यहाँ है, 3 यहाँ है, ये चौथा है, 4 लिगेंड हो गए। अब हमने कहा कि जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है इस पर एजाइड रिएक्शन करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एजाइड का फॉर्मूला होता है N3-। एजाइड का फॉर्मूला क्या है? N3-। किसको रिप्लेस करेगा? Cl- को रिप्लेस करता है। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाता है PTNE का होल ट्वाइस PH का होल ट्वाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देखो Cl को किसने सब्स्टिट्यूट किया है? एजाइड ने। N3- ने सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, तो ये पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे तो वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कहेंगे कि प्लेटिनम के संकुल में, जैसा कि यहाँ पे ये दे रखा है, अगर हम प्लेटिनम के संकुल में क्लोराइड आयन के द्वारा अगर मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दें तो इस प्रकार का जो रिप्लेसमेंट होता है, इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम करते हैं मिथाइल ग्रुप को Cl लिगेंड के द्वारा रिप्लेस। ओके, तो यहां से वापस यही कॉम्प्लेक्स लिखते हैं NeCl PNE का होल ट्वाइस PH का होल ट्वाइस। यहाँ से हमने प्लस Cl प्लस को ऐड करेंगे और Ne+ को रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जा रही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा PTCl2 PNE का होल ट्वाइस PH का होल
ट्वाइस। पहले रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल, दूसरे रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की। तो थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीकृत योगात्मक या अपचयित विलोपित जो अभिक्रिया है हम उसको मेंशन कर सकते हैं। तीसरी रिएक्शंस वापस से बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीकृत योगात्मक है, अपचयित विलोपित है, चारों अभिक्रिया एक साथ होती है। ऑक्सीकरण भी होता है, योग भी होता है, फिर अपचयन भी होता है, फिर बाद में विलोपन भी हो जाता है। तो तीसरी रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीकृत योगात्मक एवं अपचयित विलोपित अभिक्रिया, विलोपित अभिक्रिया। चारों चीजें आ रही है, ऑक्सीकृत योगात्मक और उसके बाद अपचयित विलोपित अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे है? तो यहां से अभिक्रिया में होगा क्या वो समझना। अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकृत योगात्मक अपचयित विलोपित अभिक्रिया है। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में देखो योगात्मक अभिक्रिया होती है जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरे पद में विलोपन होता है जिससे उसका अपचयन हो जाता है। अभिक्रिया क्या है? पहले पद में ऑक्सीकरण होता है, सॉरी योगात्मक होता है जिससे उस मेटल का, धातु आयन का ऑक्सीकरण होता है। दूसरे पद में विलोपन होता है, एलिमिनेट होते हैं मॉलिक्यूल वापस, जिससे उसका अपचयन हो जाता है। चेक करते हैं किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। हम वही एग्जांपल वापस प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट, जिसमें क्या है योगात्मक से ऑक्सीकरण होना है। तो ये रखा अपन ने NeCl Ne2PH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करवाई है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का वो कितना है? 4 लिगेंड कनेक्टेड है। और जो धातु का ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक है तो प्लेटिनम यहाँ पे +2 की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? +2। क्लियर? अब जब इस पर योगात्मक योग होता है तो ये स्पीशीज बनती है PTNeCl3PNe2PH का होल ट्वाइस। तो यहां से अगर आप देखोगे इसको तो देखो Cl2 का योग हो रहा है क्या? लेकिन योग होने के साथ साथ ऑक्सीकरण हो रहा है धातु का। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी तो यहाँ पे प्लेटिनम +4 में आ गई और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो देखो योगात्मक हो रहा है, 4 से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, साथ में देखो +2 से +4 ऑक्सीकरण भी तो हो रहा है। दूसरे पद में बताया हमने कि विलोपन होता है, विलोपन से धातु आयन का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। यही बात की अपन ने। तो देखिए विलोपन कैसे हो रहा है और कैसे अभिक्रिया प्रोसीड होगी। चलिए यहां से तो स्टेप सेकंड, विलोपन और विलोपन से अपचयन वापस। तो ये अपने वो प्रोडक्ट बना CPTNeCl2PNe2PH का होल ट्वाइस। वही ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 6, 2 फिर 3 था यहाँ पे, 1 3 और 1 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और धातु की ऑक्सीजन अवस्था कितनी थी? +4। अब यहाँ से विलोपन हो रहा है। विलोपन हो रहा है किसका? CH3Cl का विलोपन हो गया, मतलब MeCl का विलोपन हो रहा है। यहाँ से एक मिथाइल और एक Cl ग्रुप का रिमूवल हो रहा है। तो कंफर्म है कि यहाँ से जो स्पीशीज बनेगी PTCl2PNe2PH का होल ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 और 2 4। जबकि धातु की ऑक्सीजन अवस्था वापस कितनी आ गई? +2। तो देखो पहले पद में योग हो रहा है और धातु का ऑक्सीकरण,
दूसरे पद में विलोपन हो रहा है और धातु का अपचयन। इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी वर्ग समतलीय संकुल यौगिक बहुत प्रेफर्डली शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब वास्तव में जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं उसमें जो सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार संपन्न होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।